हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपके अपने ब्राइट तोमर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी संविधान की तीसरी क्लास है। इससे पहले हम संविधान की 2 क्लास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संविधान की हमने पहले बेसिक क्लास के बारे में बात किया था और उसके बाद हमने सेकंड क्लास के बारे में कल डिस्कशन किया। और जो हमारी सेकंड क्लास थी वो संविधान सभा से संबंधित थी कि संविधान सभा के द्वारा किस तारीख को किस कार्य को अपनाया गया था और किस कार्य को किया गया। तो अब जो हम नेक्स्ट कार्य करेंगे वो वही पॉइंट पे बात करेंगे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। तो जहाँ पर हमने अपनी पिछली क्लास को लास्ट किया था, अब हम वहीं से ही नेक्स्ट आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक वही है संविधान। और हम संविधान में किसके ऊपर बात कर रहे थे? संविधान सभा के ऊपर बात कर रहे थे। तो संविधान में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था? संविधान सभा था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर जुलाई 1946 में भारत में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जो पार्टी बहुमत में आई उस पार्टी को इस देश के संविधान को बनाने का अधिकार दिया गया। तो 1946 में 296 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीट कांग्रेस को, 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य दलों को प्राप्त हुई। और 208 सीट जब कांग्रेस को मिली तो मुस्लिम लीग को लगा कि अब इस देश के संविधान का निर्माण कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा और कांग्रेस अपनी विचारधारा पर इस देश के संविधान को तैयार करेगी। पर कांग्रेस की विचारधारा ये नहीं थी कि सिर्फ इस संविधान के ऊपर हमारा ही अधिकार हो। उन्होंने कहा कि संविधान पूरे भारत के लिए है और भारतीय लोगों के द्वारा ही संविधान को तैयार किया जाएगा, यानी सबके सहयोग से संविधान को तैयार किया जाएगा। मुस्लिम लीग को भी संविधान को बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस दौरान में संविधान में जुड़ने से स्पष्ट मना कर दिया और 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की बैठक में मुस्लिम लीग उपस्थित नहीं हुई। 296 सीटों पर चुनाव हुआ था, लेकिन संविधान सभा की पहली बैठक में 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक में संविधान सभा के एक स्थायी अध्यक्ष बने और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और 2 उपाध्यक्ष बने संविधान सभा के हरीश चंद्र मुखर्जी, जिनको एस.सी. मुखर्जी कहा जाता है, और दूसरे टी.टी. कृष्णाचार्य। ठीक है, तो 2 उपाध्यक्ष हुए और 1 अध्यक्ष बना। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष इस बात को रखा गया कि संविधान सभा इस देश का किस प्रकार का संविधान बनाना चाहती है। तो उसके बाद 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें संविधान सभा ने कहा कि हम एक ऐसा संविधान तैयार करेंगे जो सबको समता का व्यवहार करेगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, जन्मस्थान, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता दी जाएगी। उसके बाद गणतंत्र राष्ट्र बनाएंगे हम, भारत को लोकतांत्रिक देश बनाया जाएगा। इन पॉइंटों के बारे में बातें हुई। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट आगे पॉइंटों के ऊपर भी बातें की और हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया और राष्ट्र ध्वज का संवैधानिक स्वरूप 3 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ाई रखा गया, जो संवैधानिक स्वरूप होता है भारतीय राष्ट्रध्वज का। तो लास्ट क्लास में हमने 22 जुलाई 1947 तक बात की थी। अब उससे आगे हम बात करेंगे संविधान सभा के अंदर कि किस तारीख को कौन सा कार्य हुआ था। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि संविधान सभा की 166 बैठकें हुई थी। हम 166 बैठकों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। अब राष्ट्रध्वज के बाद हमारे संविधान में एक राष्ट्रगान भी है। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान हमने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान की समावधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान की समावधि है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान को कितनी समावधि के अंदर गाना होता है? 52 सेकेंड के अंदर राष्ट्रगान को कंप्लीट करना होता है। यदि आप 52 सेकेंड से 1 सेकेंड अधिक ले रहे हैं या 52 सेकेंड से 1 सेकेंड कम ले रहे हैं तो उसे इलीगल माना जाता है, यानी आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। यदि आप 1 सेकेंड अधिक और 1 सेकेंड कम ले रहे हैं तो यानी 52 सेकेंड में ही राष्ट्रगान को कंप्लीट करना होता है। इसलिए पब्लिक प्लेस पर जब राष्ट्रगान को गवाया जाता है तो साउंड से गवाते हैं। अन्यथा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो राष्ट्रगान को गा रहे होते हैं जय है में 1 मिनट लगा देंगे, तो क्या होगा? राष्ट्रगान का अपमान होगा। इसलिए साउंड से गवाते हैं और कहते हैं कि देखो राष्ट्रगान का इतना सम्मान काफ़ी है कि आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं।
जब कभी भी किसी भी भारतीय व्यक्ति को राष्ट्रगान के गाने की आवाज़ आती है तो वो खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस बात को नहीं कहता संविधान कि आपको खड़ा होना आवश्यक है। सुरक्षित स्थान पर अगर आप हैं और अगर आपको राष्ट्रगान की आवाज़ आती है तो आप उसके सम्मान में खड़े हो सकते हैं। अब कोई व्यक्ति रोड को पार करके जा रहा है, अचानक से उसे राष्ट्रगान की आवाज़ आई और वो एकदम बाहुबली बन के खड़ा हो जाए कि भाई मैं तो देशभक्त आदमी हूँ, अब मैं यहीं खड़ा रहूँगा, और पता चला कोई गाड़ी वाला उसे ठोक के चला गया, ऐसा भी नहीं है। अगर आप सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको खड़ा होना ही होगा। अगर सुरक्षित स्थान पर हैं तो आप राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं कि खड़ा होना ही आवश्यक होता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप जीवित रहेंगे तभी आपकी देशभक्ति जीवित रहेगी। ऐसा नहीं कि मृत होने के बाद आप देशभक्ति को प्रस्तुत करेंगे। तो राष्ट्रगान की अगर आवाज़ आती है तो उसके सम्मान में खड़ा होना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है, इतना ही काफ़ी है। तो राष्ट्रगान को पब्लिक प्लेस पे किससे गवाते हैं? साउंड से गवाते हैं, क्योंकि 52 सेकंड में हर कोई व्यक्ति कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब राष्ट्रगान को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम था अविंद्रनाथ टैगोर, और अविंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के एक सदस्य रहे थे, जिनके द्वारा सामाजिक सुधारक आंदोलन किए गए थे। और अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन नाम की एक संस्था भी स्थापित की गई थी कलकत्ता के अंदर, और ये वो संस्था है जिसने भारत के संविधान को सुसज्जित करने का कार्य किया है, सौंदर्यकृत करने का कार्य किया है। इस पॉइंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। राष्ट्रगान को किस पुस्तक से लिया गया है? तो गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और गीतांजलि पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है? रविन्द्रनाथ टैगोर, साहित्य का। तो साहित्य का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार कौन लेकर है? रविन्द्रनाथ टैगोर लेकर आए। किस पुस्तक को लिखने के उपलक्ष्य में मिला था? गीतांजलि पुस्तक को लिखने के उपलक्ष्य में मिला था। अब कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन के समय। और उस दौरान कलकत्ता में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस अध्यक्ष विशन नारायण धर थे, और 1911 में भारत के अंदर ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिल्ली दरबार आयोजन की घोषणा की गई थी, और तीसरा दिल्ली दरबार आयोजन होना था। तो ब्रिटेन का सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी कलकत्ता आई हुई थी, क्योंकि 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, और 1911 के बाद ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली को घोषित किया गया 1912 के अंदर। तो 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता रही, 1173 से लेकर 1911 तक। और 1911 के बाद 1912 से 1947 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली रही। तो जब 1911 में पहली बार हमारा राष्ट्रगान गाया जा रहा था और कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन था, तो जॉर्ज पंचम कलकत्ता में रुका हुआ था। कांग्रेस के सदस्यों के द्वारा उसे मेहमान के रूप में एक निमंत्रण दिया गया था इस अधिवेशन में उपस्थित होने के लिए। कांग्रेस ने इसलिए निमंत्रण दिया था कि भाई ब्रिटेन का सम्राट है, तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है, यदि हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है कि उस दरबार में हमारे पक्ष के लिए वो अच्छे निर्णय ले। इसलिए जॉर्ज पंचम को बुलाया गया, राष्ट्रगान गाया गया, और हमारे राष्ट्रीय गान में एक शब्द है भारत भाग्य विधाता। जब ये शब्द लोगों ने सुना तो लोगों ने फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रति आलोचना करना शुरू कर दिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ये गीत जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा है। देखो इस गीत में लिखा है भारत भाग्य विधाता, यानी भारत भाग्य हो गया जॉर्ज पंचम के भारत आ जाने से, इस बात को कहा गया। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस बात को ठुकराया कि भारत भाग्य विधाता शब्द का उपयोग भारतीयों के लिए किया गया है। ठीक है, कि हम भाग्यशाली के हम भारत में जन्मे हैं, इसलिए भारत भाग्य विधाता शब्द का उपयोग किया गया। ये कोई स्वागत गीत नहीं था, देश का एक राष्ट्रगान था, इसलिए संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक है, अब राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। पुस्तक कौन सी? गीतांजलि पुस्तक। और गीतांजलि पुस्तक लिखने के उपलक्ष्य में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रगीत भी अपनाया। तो राष्ट्रगीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया। और राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रगीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमने अपने राष्ट्रगान को अपनाया था। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रगीत को लिखा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राष्ट्रगान को लिखा गया। राष्ट्रगान की समावधि 52 सेकंड है और इसकी समावधि कितना है? 65 सेकंड है।
और 65 सेकंड को एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता 1 मिनट 5 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड, ठीक है। तो या तो 1 मिनट 5 सेकंड या 65 सेकंड, बात एक ही है। तो हमारा राष्ट्रगीत कितनी समअवधि में गाना होता है? 65 सेकंड में। और राष्ट्रगान को कितनी समअवधि? 52 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। और राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और इसे एक उपन्यास से लिया गया था। मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास था आनंद मठ। आनंद मठ उपन्यास से राष्ट्रगीत को लिया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को ही, राष्ट्रगीत को भी कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। राष्ट्र ध्वज भारत का प्रतीक, हमारा प्रतीक। हमारे देश को किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? हमारे राष्ट्र ध्वज के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है हमारे देश को, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है भारत को, ठीक है। अब इससे आगे जो संविधान सभा ने कार्य किए हम उनके बारे में बात करते हैं। अब राष्ट्रगान अपना लिया, राष्ट्रगीत को अपना लिया गया, राष्ट्र ध्वज को अपना लिया गया संविधान सभा के द्वारा। अब इसके बाद क्या था कि संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। 29 अगस्त 1947 को उस समिति को तैयार किया गया था भारत के संविधान को बनाने के लिए। और उस समिति में सदस्य की संख्या 7 थी, जिसमें से एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक और पिता कहा जाता है, और 6 और सदस्य थे। इस समिति के बारे में और 7 सदस्य के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कौन कौन सी समिति थी, किस समिति के कौन अध्यक्ष रहे थे और कौन व्यक्ति किस समिति का सदस्य रहा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी इसी क्लास के अंदर ही। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं प्रारूप समिति जब देश के संविधान को बना रही थी तो जो जो चीज़ें संविधान में जोड़ी जाती थी उसे संविधान सभा के समक्ष रखा जाता था। देखो, ऐसा नहीं होता था कि आप लिख लाई संविधान को ला के रख दिया, भाई ये भारत का संविधान है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। अब संविधान सभा के अंदर टोटल 299 सदस्य हो गए। क्यों 299 सदस्यों को संविधान सभा के अंदर जोड़ा गया? क्यों 299 सदस्य संविधान सभा के अंदर थे? वो इसलिए थे कि जो भी चीज़ संविधान में जोड़ी जाती थी उसके ऊपर विचार विमर्श होता था। लोग अपने अपने सजेशन देते थे, पूछते थे ये चीज़ क्यों है, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समझाते थे, उस पर फिर पक्ष और विपक्ष वाली बातें होती थी, कितने लोग फेवर में हैं, कितने उसके अगेंस्ट में हैं, कितने उसके विरुद्ध में हैं, ठीक है। इन पॉइंटों के ऊपर आपस में बात होता था। पक्ष अगर ज़्यादा है तो उस चीज़ को संविधान में जोड़ा जाता था, और उसके विरुद्ध में लोग ज़्यादा है उस चीज़ को संविधान में नहीं जोड़ा जाता था। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी लाए और संविधान के अंदर जोड़कर संविधान को तैयार कर दिया। इसलिए तो कहते थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि विश्व का एक अद्भुत संविधान है भारत का संविधान। तो हर चीज़ में विचार विमर्श होता था, तो उसको पढ़ा जाता था। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहली बार संविधान को कब पढ़ा गया और कितने दिन के लिए संविधान को पढ़ने के लिए रखा गया? तो पहली बार पढ़ने के लिए कब रखा गया? पहली बार संविधान को पढ़ा गया तो पहली बार पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। पहली बार संविधान को पढ़ने के लिए रखा गया और उस पे के दिन हुआ 5 दिन विचार विमर्श हुआ, यानी 9 नवंबर 1948। तो पहली बार संविधान को 4 नवंबर 1948 को पढ़ने के लिए रखा गया और 5 दिन तक भारतीय संविधान को पढ़ा गया, यानी 9 नवंबर 1948 तक, ठीक है। तो पहली बार संविधान को जो भी चीज़ें उस दौरान में संविधान में जोड़ेगी उनके ऊपर 5 दिन तक विचार विमर्श हुआ, ठीक है। दूसरी बार पढ़ा गया। तो दूसरी बार पढ़ने के लिए कब रखा गया? 15 नवंबर 1948 को, और इसके ऊपर विचार विमर्श 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 17 अक्टूबर 1949 तक भारतीय संविधान को पढ़ा गया, यानी लगभग 11 महीने तक दूसरी बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया। तो पहली बार 5 दिन पढ़ा गया, दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक भारतीय संविधान को पढ़ा गया। और फिर आपसे पूछिए तीसरी बार संविधान को पढ़ा गया। तो तीसरी बार पढ़ने के लिए कब रखा गया? 14 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूर्णतः पढ़ लिया गया। तो कब पूर्णतः भारतीय संविधान पढ़ लिया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। अब 26 नवंबर 1949 को क्यों स्वीकार किया गया, अब आप इस बात को समझे होंगे, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को पूर्णतः पढ़ लिया गया
और जब संविधान सभा के सदस्य ने भारतीय संविधान को पूर्णतः पढ़ लिया तो प्रारूप समिति के सदस्य ने कहा कि अब तो इस संविधान में आपको कुछ गलत नहीं लगता है, हर चीज़ के ऊपर हम विचार विमर्श कर चुके हैं और जो चीज़ इस संविधान में की विरुद्ध थी हमने उस चीज़ों को संविधान से निकाल दिया, जो पक्ष में उन्हें संविधान के अंदर जोड़ दिया। अब संविधान भारत का पूर्णतः पढ़ लिया गया है और जब संविधान को पूर्णतः पढ़ लिया है तो अब संविधान को क्यों ना स्वीकार कर लिया जाए। तो इसलिए भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब आप समझते हैं कि ये डेट को ही क्यों स्वीकार किया गया? इस डेट को इसलिए स्वीकार किया गया क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान पूर्णतः पढ़ लिया गया, 26 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान कितनी बार पढ़ने के लिए रखा गया? 3 बार। पहली बार कर 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो भारतीय संविधान कितनी बार पढ़ने के लिए रखा गया था? 3 बार। क्लियर है? और क्यों 26 नवंबर को स्वीकार किया गया, ये भी बात अभी हमने बात की है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। और स्वीकार करने का रीज़न क्या था? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान पूर्णतः पढ़ा गया और पढ़ने के बाद फिर उसे स्वीकार किया गया। और स्वीकार कैसे किया जाएगा? हस्ताक्षर करके। आप अपनी अनुमति कैसे प्रदान करेंगे? अपनी सिग्नेचर करके आप अपनी अनुमति को प्रदान करेंगे। तो उसी प्रकार भारतीय संविधान पर भी हस्ताक्षर किए गए संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, तो पहला पॉइंट 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। तो कब अपनाया था हमने? 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब जब हमने अपने संविधान को अपनाया तो उस दौरान संविधान में किन किन चीजों को जोड़ा गया था? तो हमारे संविधान में उस दौरान में क्या था? एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। जब हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। अब एक प्रस्तावना का आप समझते हैं, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है और जब संविधान के बारे में बात की जाएगी तो सबसे पहले उसका परिचय पत्र दिया जाएगा। तो इसलिए परिचय पत्र का उल्लेख किसमें किया गया? प्रस्तावना में किया गया। यदि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों को अपनाया गया और यदि ऑप्शन में एक प्रस्तावना नहीं है तो ऑप्शन गलत होगा। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची और एक प्रस्तावना पीछे ले गए, वो भी गलत होगा। ठीक है, चाहे वो अनुच्छेद को पहले लिख दे, भाग को पहले लिख दे, अनुसूची को पहले लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा प्रस्तावना आगे ही रहेगी। देखो, आपका परिचय पत्र पहले दिया जाएगा ना, या बाद में आपका परिचय पत्र दिया जाएगा? ठीक है, तो आपका परिचय पत्र पहले दिया जाएगा। तो संविधान का परिचय पत्र क्या है? एक प्रस्तावना है। तो एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हमारे संविधान में कब अपनाई गई? 26 नवंबर 1949 को। ठीक, अब वर्तमान में आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाए कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं। तो अगर वर्तमान में देखें तो एक प्रस्तावना, अब कितने? 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। तो अब हमारे संविधान में अनुच्छेद 395 से बढ़कर कितने हो गए? 465 और भाग कितने हो गए? 25। अनुसूचियां कितनी हो गई? 12। लेकिन कभी भी आपसे पूछे मूल संविधान में कितने अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान का मतलब क्या है? जिस संविधान को अपनाया गया था, ठीक है, जो वास्तविक संविधान था प्रारंभिक समय का। तो मूल संविधान में कितना बोलोगे? 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने भाग थे? भाग 22। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। अगर 465 से अगर उसे क्वेश्चन पूछना है तो आपसे वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों को अपनाया। वर्तमान में एक प्रस्तावना 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भाग के बारे में, आर्टिकल के बारे में और अनुसूचिया के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम नेक्स्ट टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे कि किस अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, किस आर्टिकल में किस बात का उल्लेख किया गया है, किस भाग में किस चीज़ को जोड़ा गया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर को अपनाया। तो जब 26 नवंबर को अपनाया तो भारतीय संविधान पर इसी दिन क्या किए गए? हस्ताक्षर भी किए गए। मैंने आपको बताया कि अपनाने का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ को कैसे अनुमति प्रदान करेंगे? अपने हस्ताक्षर कर कर। तो अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर
भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। जबकि सदस्यों की संख्या 299 थी। सदस्यों की संख्या 299 थी। देखो, भारतीय संविधान को बनाने वाले सदस्य कितने थे? 299। 299 संविधान सभा के सदस्यों ने हमारे संविधान को तैयार किया है, लेकिन हस्ताक्षर कितने लोगों के? 284। जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया और हस्ताक्षर किए गए थे, तो उस दिन उपस्थित सदस्य 284 थे। 15 सदस्य अनुपस्थित थे, इसलिए 284 सदस्यों के हस्ताक्षर भारतीय संविधान पर है। तो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन क्यों हस्ताक्षर किए गए? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं? तो 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है। और कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 299 सदस्य थे। तो 299 से 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पहला हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया संविधान के ऊपर? तो पहला हस्ताक्षर किसने किया? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो पहला हस्ताक्षर पंडित नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान के ऊपर पहला हस्ताक्षर किया गया था संविधान सभा में। कभी आपने एनसीईआरटी की किताब देखी होगी पॉलिटी की। जब आप एनसीईआरटी पॉलिटी की किताब देखते हैं तो कुछ असेंबली में लोग खड़े होते हैं और एक टेबल के आगे नेहरू जी खड़े होते हैं और साइन कर रहे होते हैं झुककर। तो वो कौन सा जो डायग्राम है वो कब का है? वो 26 नवंबर 1949 का ही वो चित्र है जिसको खींचा गया है, जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले सिग्नेचर करने के लिए संविधान पर आ रहे होते हैं। तो फोटो संविधान का ही होता है जिसपे वो हस्ताक्षर कर रहे होते हैं। तो पहला हस्ताक्षर कब हुआ? किसने किया? पंडित नेहरू के द्वारा किया गया। और संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब ये बात तो आप क्लियर हो जाएंगे कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को क्यों स्वीकार किया गया था। अब ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि उस दिन संविधान पूर्णतः पढ़ा गया और इसी दिन उसके ऊपर हस्ताक्षर भी किए गए और उस दिन संविधान सभा के द्वारा उसे स्वीकार भी कर लिया गया। अब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया। ठीक है, उसके बाद दिसंबर था और जनवरी में भारत को गणतंत्र करना था। तो उससे पहले भारत का एक राष्ट्रपिता होना चाहिए था, लेकिन इस दौरान लोकसभा का चुनाव हुआ नहीं था। तो जब लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाए? तो इसलिए सहमति से, संविधान सभा की सहमति से ही एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया और वो व्यक्ति वही है जिसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति घोषित किए गए। तो उन्हें कब भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। भारत का राष्ट्रपति घोषित किया। ठीक, देखो गणतंत्र का मतलब होता है कि जिसका एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और भारत के संविधान में राष्ट्राध्यक्ष किसको कहा गया? राष्ट्रपति को कहा गया। अब भारत गणतंत्र है, राष्ट्राध्यक्ष है, तो जब गणतंत्र दिवस होगा तो राष्ट्र ध्वज को कौन लहराएगा? राष्ट्राध्यक्ष ही लहराएगा, प्रधानमंत्री थोड़ी लहराने के लिए आएगा। तो इसलिए फिर क्या होना चाहिए? भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए था। तो इसलिए भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को किया गया। अब एक बात जहन में आती है कि 26 जनवरी 1950 को ही हम अपना गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं? क्या हम 24 जनवरी को नहीं बना सकते थे? ठीक है, या हम किसी और तारीख को अपना संविधान को लागू नहीं कर सकते थे? 26 जनवरी को क्यों लागू करना था? क्या आवश्यकता थी 26 जनवरी को? ऐसा क्या कारण था कि 26 जनवरी 1950 को ही भारत के द्वारा अपना प्रथम गणतंत्र दिवस बनाया गया और हम 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस बनाते हैं? तो इसका कारण है 1929 के दौरान में। 1929 में 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर के रावी नदी के तट पर स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज की मांग की और भारतीय राष्ट्र ध्वज को लहराया।
और उस दिन एक डेट अनाउंस की गई स्वाधीनता दिवस की, और 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस बनाया। और उसी दिन कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि इस देश का जब कभी भी संविधान लागू किया जाएगा तो वो 26 जनवरी को ही होगा। भारत अपना स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को ही बनाएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था। इसीलिए हमने अपने संविधान को कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और अंतिम बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बार ही संविधान सभा की बैठक हुई थी। और संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को होता है। तो अपना गणतंत्र दिवस क्यों 26 जनवरी 1950 को बनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाया था। ठीक है, तो संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू किया गया। तो लागू कब होता है संविधान? 26 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी 1930 को, यहाँ पे चलो हम नोट करके इस पॉइंट को लिखते हैं। 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था। पहला स्वाधीनता दिवस बनाया था। स्वाधीनता दिवस बनाया था। ठीक है, ये भारत नहीं, ब्रिटिश भारत है, क्योंकि भारत कब होता है? 1947 के बाद, क्योंकि 1947 के बाद भारत पर भारतीयों का शासन होता है। 1947 से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन था, इसलिए ब्रिटिश भारत कहते थे। तो ब्रिटिश भारत के दौरान में हमने अपना पहला स्वाधीनता दिवस कब बनाया था? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हमारा जो संविधान है वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी को लागू किया गया। इसलिए हम अपना स्वाधीनता दिवस यानी गणतंत्र दिवस कब बनाते हैं? 26 जनवरी को बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम कुछ संविधान से संबंधित छोटे छोटे पॉइंटों के ऊपर हम बात करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे संविधान सभा की समितियों के बारे में हम बात करेंगे। अब वो छोटे छोटे पॉइंट क्या हैं उनके ऊपर बात करते हैं। अब इतना आपको पता होगा कि हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, यानी आप मान सकते हैं लगभग 3 वर्ष लग गए हमको अपना संविधान बनाने के लिए। तो अगर आपसे पूछे संविधान बनाने का समय कितना है, संविधान बनाने का समय, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तो नहीं लगभग आप मानेंगे कि 3 वर्ष में जाके हम अपने देश के संविधान को तैयार कर पाए थे, और जो कि लगभग 60 देशों के संविधान से मिलकर बना था। विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया और मात्र 4 महीने के अंदर ही उसने अपना लिखित संविधान तैयार कर दिया, और हमें अपना लिखित संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान को प्रस्तुत करते थे तो वहाँ पे उनकी आलोचनाएं होती थी। कहते थे कि हम तो भारतीय संगीत चाहते थे, हम तो वीणा चाहते थे, लेकिन हमारे हाथ में तो अंग्रेजी बैंड थमा दिया। यानी भारतीय लोगों को भारतीयों के संविधान की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ तो विदेशी संविधान लाया जा रहा है, विदेशों की चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है ये भारतीय संविधान है। ठीक है, काफ़ी आलोचनाएं होती थी। कुछ कहता था कि भाई वकीलों का स्वर्ग है ये संविधान, तो कुछ लोग कहते थे नहीं भाई कांग्रेस के द्वारा बनाया गया, कांग्रेस के लिए ही संविधान, कि कांग्रेस ही संविधान को बना रही है और कांग्रेस के लिए ही संविधान को तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग इस बात की आलोचना करते थे संविधान के अंदर, और कहते ऐसा क्या आप इस संविधान के अंदर जोड़ें जो आपको इतना समय लग गया। और एक देश ने अपना पहला लिखित संविधान बनाया, वो किसी से संविधान को मांग कर नहीं लाया, और 4 महीने में उस देश के द्वारा अपना संविधान तैयार कर दिया गया। तो संविधान समिति के अध्यक्ष यानी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, वो एक ही बात कहते थे कि विश्व के संविधानों को छानने के बाद भारत के संविधान को तैयार किया गया है। विश्व का अद्भुत संविधान है भारत का संविधान, और इस बात में कोई शक भी नहीं है कि विश्व के बेहतर संविधानों में से भारत का एक संविधान है। क्योंकि हमारा संविधान ना तो बिल्कुल कठोर है अमेरिका की तरह, ना बिल्कुल लचीला है ब्रिटेन की तरह। हमने दोनों चीज़ों को अपने संविधान के अंदर जोड़ा हुआ है, इसलिए हमारे संविधान को नम्य और अनम्य संविधान कहा जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी संविधान को कठोर और लचीला कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण होते हैं किसी संविधान को नम्य और अनम्य कहे जाने के, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो संविधान को बनाने का समय कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अमेरिका ने पहला लिखित संविधान कितने समय बना दिया? मात्र 4 महीने में उसके द्वारा लिखित संविधान तैयार कर दिया गया था। ठीक है, संविधान का खर्च कितना था? तो संविधान का खर्च था 64 लाख रुपए। तो 64 लाख रुपए में हमने अपने देश का संविधान तैयार कर लिया। भारत का संविधान मात्र 64 लाख रुपए में तैयार कर लिया गया। ठीक है, संविधान सभा की बैठक कितनी थी?
संविधान सभा की बैठक, तो कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। यानी 9 दिसंबर 1946 को बैठक शुरू हुई और 24 जनवरी 1950 को पूर्ति हुई। तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। ठीक है। संविधान का स्रोत, तो संविधान का स्रोत कितने देशों से लिया गया? 60 देशों से हमने अपने संविधान को अपनाया है। तो 60 देशों से इस संविधान को तैयार किया गया है। लेकिन संविधान के ऊपर किसी देश के संविधान का प्रभाव न होकर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, एक अधिनियम का। भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे तथ्यों के ऊपर कि किस देश से किस चीज़ को अपनाया गया है। 10 से 11 वो देश जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हमने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया अपने संविधान के अंदर, उन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए हैं, मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से अपनाया गया है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से अपनाया है, उन पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो अभी फिलहाल में क्या, संविधान के स्रोत कितने हैं? 60 देशों से इस देश के संविधान को अपनाया है। ठीक है। संविधान सभा की बैठक कितनी हुई? 166। संविधान का खर्च कितना था? 64 लाख रुपए। और संविधान को बनाने का समय कितना था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में इस संविधान को तैयार किया गया था। ठीक। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब कुछ संविधान के आवश्यक तथ्य हैं। अब आवश्यक तथ्य क्या है, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्या आवश्यक तथ्य हैं हमारे संविधान के? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान सभा की मोहर क्या थी? ठीक है। मोहर का मतलब है कि आज भारत सरकार की मोहर क्या होती है? अशोक स्तंभ होती है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी दस्तावेज जारी किए जाते हैं उनके ऊपर अशोक स्तंभ की मोहर लगाई जाती है। क्या जब संविधान सभा के अंदर किसी प्रस्ताव को अगर स्वीकार किया जाता होगा तो वहाँ पे भी कोई ना कोई मोहर लगती होगी संविधान सभा की? तो संविधान सभा की मोहर क्या थे? किसको संविधान सभा की मोहर के रूप में अपनाया गया था? संविधान सभा के सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? ठीक है। संविधान सभा के सचिव किसको नियुक्त किया गया था? इन पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान को किस शैली में या भाषा में लिखा गया है? हमारा संविधान भाषा में लिखा गया, शैली में लिखा गया? अब देखो, भारत का संविधान पूरे भारत के लिए है, लेकिन पूरे भारत के अंदर एक ही भाषा नहीं बोली जाती है। इतनी आपको पता होगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा भाषाएं भारत में ही बोली जाती हैं। दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है। दूसरे स्थान पर भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं। अब आप सोचो कि हर स्थान पर एक अलग भाषा है। अब किस भाषा में इस देश के संविधान को तैयार किया जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था संविधान सभा के लिए। अब कोई अपनी संविधान की बात कहता था कि संविधान को तैयार करेंगे, तो दूसरा ऑब्जेक्शन करता था। जब हम हिंदी की बात कहते थे तो दक्षिण भारत के बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हिंदी में क्यों संविधान को तैयार किया जा सकता है, तमिल में क्यों नहीं कर सकते, कन्नड़ में क्या दिक्कत है, मलयालम में क्या दिक्कत है, तेलुगु में क्या दिक्कत है, और भी अन्य भाषाएं भारत के अंदर बोली जाती हैं। अब ये बड़ा चैलेंजिंग था कि भारत के संविधान को किस भाषा के अंदर तैयार किया जाए। वो तो बाद में हर भाषा में से ट्रांसलेट किया गया है। वैसे हिंदी के बाद मैंने ट्रांसलेट किस में कर लेते? इंग्लिश में। ठीक है। क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। तो अब सबसे बड़ी चैलेंजिंग यही थी कि संविधान को किस में करें। तो सब अपनी अपनी भाषाओं का समर्थन करने लगे। तो फिर बाद में संविधान सभा ने सोचा कि काम करते हैं, किसी भाषा में नहीं लिखते, शैली में लिखते हैं। और ऐसी कौन सी शैली है जिसे आसानी से किसी भी भाषा से ट्रांसलेट करके लिखा जा सकता है? तो वहाँ लोगों ने विचार करके कहा इटैलिक शैली। इटैलिक शैली कि इस शैली में लिखेंगे और अन्य भाषाओं को इसमें ट्रांसलेट करना आसान है और लिखना भी आसान है, इटैलिक शैली को। अब ये डिसाइड तो हो गया। अब टोटल संविधान सभा के अंदर कितने सदस्य थे? 299 सदस्य संविधान सभा के अंदर थे। अब बात ये आई कि 299 से कौन व्यक्ति है जो शैली को जानता है? तो 299 सदस्यों में से एकमात्र व्यक्ति था जो इस शैली को जानता था, और उसी व्यक्ति के द्वारा भारत के संविधान को लिखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को बनाया गया है, तैयार किया गया, उसका प्रारूप तैयार किया उन्होंने कि कैसा संविधान होगा, संविधान में किस चीज़ को जोड़ा जाएगा, किस चीज़ को संविधान में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने भारतीय संविधान को लिखा नहीं। भारतीय संविधान को उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, उनके द्वारा भारतीय संविधान को समझाया गया, पूरे संविधान को उनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया, इसलिए उन्हें संविधान का जनक और पिता भी कहा गया। हर चीज़ के ऊपर उस व्यक्ति के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसलिए उनको संविधान के जनक और पिता के रूप में कहा गया। लेकिन संविधान को लिखने वाला कोई और व्यक्ति था, और वो लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो संविधान सभा के सदस्य थे जो इस शैली को अच्छी तरीक़ा से लिखना और पढ़ना जानते थे। अब उन्होंने संविधान सभा में हाथ खड़ा किया कि भाई देखो, इस शैली को मैं अच्छी तरीक़ा से पढ़ना और लिखना जानता हूँ और इस शैली में मैं भारत के संविधान को लिख सकता हूँ। तो सब खुश हो गए, भाई चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे पास ऐसा एक व्यक्ति है जो इस शैली के अंदर भारतीय संविधान को लिख सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि देखो लिख तो मैं दूंगा, लेकिन मेरी कुछ डिमांड है, मेरी कुछ शर्त है। अब देखो अकेला बंदा है 299 से, तो शर्त होना तो जायज़ था। अब बोले कि भाई संविधान सभा के सदस्य बताओ क्या शर्त है। वो यही सोचने लगे कि हो सकता है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ज़्यादा तनख्वाह की बात करें, क्योंकि संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य को तनख्वाह दी जाती थी संविधान को बनाने के लिए। वो कहते बताओ क्या मांग है। वो ये सोच रहे होंगे कि वो ज़्यादा तनख्वाह वनख्वाह मांगेंगे। उन्हें कहा कि नहीं, मेरी ये मांग है कि जिस पेज को संविधान के जिस पेज को मेरे द्वारा लिखा जाएगा उस पेज पर मेरा नाम होगा, मैं उस पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखूंगा। जब ये बात आई तो अन्य लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई क्यों आप अपना नाम क्यों लिखोगे, आप संविधान को लिखो और उसके लिए जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए हम देंगे। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे द्वारा जिस पेज को संविधान के जिस भी पेज को लिखा जाएगा उस पर मेरा नाम होगा ही होगा। तो स्टार्टिंग में नहीं माने कि नहीं भाई आपका नाम नहीं लिखा जाएगा। वो फिर सर्च करने लग गए। अब ऐसा तो है नहीं कि संविधान सभा से बाहर का कोई सदस्य आके लिखेगा संविधान को। अब संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनाया जाना तो लिखेगा भी कोई संविधान सभा का सदस्य ही संविधान को। अब फिर बाद में देख ले भाई कोई और जानता हो, लिख लेता हो, पढ़ लेता हो, देखो बात करो, कोई अच्छी तरीक़ा से जानता हो, तो कोई ऐसा व्यक्ति था ही नहीं। तो फिर बाद में संविधान सभा के सदस्य ने डिसाइड किया चलो ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की बात को मान लेते हैं, संविधान के जिस पेज को उसके द्वारा लिखा जाएगा अपना नाम लिख लेगा। उसके पास गए कि भाई हम आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि अब मेरी दूसरी और मांग है। बोला दूसरी मांग क्या है? बोला पहली मांग आपकी मान तो नहीं है कि आप चाहते हैं कि संविधान के हर पेज पर आपका नाम लिखा जाए। बोला दूसरी मांग ये कि जिस संविधान सभा का जो अंतिम पेज होगा उस पर मैं अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा। अब उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ा संविधान सभा को, क्योंकि भैया अकेला आदमी है। अब अकेला आदमी मार्केट में होगा तो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि जो टैलेंट इसके पास था वो संविधान सभा के अंदर किसी और के पास नहीं था। तो इसलिए भारतीय संविधान को किसी भाषा में नहीं, किस में लिखा गया? इटैलिक शैली में लिखा गया। लिखने वाला व्यक्ति कौन था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। इस व्यक्ति के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया। अब भारत का संविधान तैयार कर रहे थे और एक व्यक्ति लिख रहा था, तो ऐसा थोड़ी जैसे आदमी अपने नोट्स बना रहा है ऐसे संविधान को बनाना शुरू कर देगा। अरे भारत का संविधान तैयार किया जा रहा था, जब उसे किसी के सामने प्रस्तुत किया जाए और जब कोई पढ़े तो उसे लगना भी तो चाहिए कि भाई भारत का संविधान है। तो यानी जिस पेज को लिखा जाएगा तो उसे सजाने का भी कोई कार्य होना चाहिए, सौंदर्यकृत भी होना चाहिए, जब देखे तो लगे कि हाँ किसी देश का कोई संविधान है। अब बात यह है कि इसे सजाने का कार्य कौन करेगा? जिस पेज पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारत के संविधान को लिखेंगे उस पेज को सजाएगा कौन? तो उस पेज को सजाने के लिए एक संस्था थी, शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति निकेतन संस्था, ये कहाँ की है? कलकत्ता। और इस संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता अविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, जब वो ब्रह्म समाज के अध्यक्ष के रूप में बने थे। शांति बाल निकेतन, ठीक है, शांति बाल निकेतन लिख लेना। शांति बाल निकेतन वो संस्था है जिसने भारत के संविधान को सौंदर्यकृत किया है। सौंदर्यकृत का समझते हैं ना, सजाने का कार्य किया है, सौंदर्यकृत, ठीक है, सजाना। अब संविधान सभा के सदस्य तो यही सोच रहे होंगे कि भाई ये भी कोई डिमांड रखेंगे, लेकिन इनके द्वारा कोई डिमांड नहीं रखी गई। अब इन्होंने सजाने का काम कैसे किया? जैसे आप कभी आपने हिंदी मीडियम की किताब देखी होगी, जब आप देखेंगे पहला पेज होता है जिस पे प्रस्तावना लिखा होता है, ऐसे प्रस्तावना, प्रियम्बल, तो आप देखेंगे उसे ऐसे कवर्ड किया जाता है प्रस्तावना को, और बीच में ऐसे फूल फूल से बने होते हैं, ठीक है। मैं इतनी सुंदर फूल नहीं बना पाता क्योंकि मेरी आर्ट इतनी बेहतर है नहीं तुम्हारी तरह। तो अब ऐसे फूल फूल से बने होते हैं, इसी को बोलते हैं सजाना, सौंदर्यकृत करना। और इसी प्रकार से हर पेज को सौंदर्यकृत किया गया। तो जिस पेज को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लिखा करते थे उस पेज को शांति बाल निकेतन के कलाकार इस प्रकार से सजाया करते थे, क्योंकि भारत के संविधान को तैयार किया जा रहा था, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं है। तो लिखने वाले जो सौंदर्यकृत करने वाले थे तो वो दो व्यक्ति थे, बिहुर राम मनोहर सिन्हा, बिहुर राम मनोहर सिन्हा और मंदलाल बोस। तो भारतीय संविधान को सौंदर्यकर सजाने का कार्य शांति बाल निकेतन के किन कलाकारों ने किया? दो कलाकारों ने, बिहुर राम मनोहर सिन्हा और मंदलाल बोस, ठीक है।
देखो आज हम अपनी क्लास में यहीं तक बात करेंगे, इससे आगे हम आगे बात करेंगे और भी 2 एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में बात करेंगे। देखो हमारी क्लास सिर्फ वनडे एग्जाम तक ही नहीं है, हम आपको यूपी पीसीएस तक भी देंगे। यानी हमारा जो कंटेंट होगा वो एकदम हाई कंटेंट होगा, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। हम एकदम जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल तक आपको लेके चलेंगे। संविधान से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, हम हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और हर चीज़ को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर हमारे द्वारा लिखा जाएगा और हर बात को आपको समझाया जाएगा। सिर्फ लिखने पे ही कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा कि लिख दिया बात खत्म, लेकिन हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा, हर चीज़ को हम आपको समझाएंगे संविधान के अंदर। चाहे हम पॉलिटी का कोई भी टॉपिक करें, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम बात करें, तो आज हमारी इस क्लास में सिर्फ यहीं तक रहेगा। जो हमने यहाँ पे बात की उसको हम अगली क्लास में लिखेंगे, इस अगली क्लास में आपको लिखकर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारी क्लास बेहतर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगली क्लास तक के लिए जय हिंद।